गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 का के ऊपर, जिसे हम काउंटर क्लेम या प्रति दावा भी कहते हैं। अचल संपत्ति का जब भी कोई वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का अगर कोई वाद वादी की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, तो आदेश 5 के तहत सूचना जारी की जाती है प्रतिवादी पर। और जब प्रतिवादी उपस्थित होता है तो उसको 30 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करना होता है, जिसे वादोत्तर कहते हैं। यदि वो किसी कारणवश 30 दिन में प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो 90 दिवस के अंदर उसको जवाब प्रस्तुत करना होता है। यदि वो इसके बाद भी पेश नहीं कर पाता और उचित कारण माननीय न्यायालय को बताता है, तो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि उसकी समय सीमा बढ़ाकर उसके जवाब को स्वीकार कर लिया जाए। जवाब के साथ ही प्रतिवादी को एक और अधिकार प्राप्त है, जिसको काउंटर क्लेम कहते हैं। यदि प्रतिवादी के द्वारा जवाब पेश किया जाता है तो उसके साथ ही काउंटर क्लेम भी आदेश 8 नियम 6 का के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है। ये एक तरीके का दावा ही होता है, जो एक ही दावे में उसके द्वारा वादी के अलावा उसके द्वारा भी अपने अधिकार का दावा किया जाता है। जिस प्रकार से वादी के द्वारा जो संपत्ति की घोषणा का स्वत्व घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है, ये जो सर डिक्लेरेशन वाद है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत पेश किया जाता है, जिसे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 भी कहते हैं। इसमें जो भी व्यक्ति अपना कोई भी लीगल राइट्स रखता है तो उसकी स्वत्व घोषणा कराने का अधिकारी होता है। तो उसी प्रकार से यदि प्रतिवादी के पास भी कुछ ऐसे आधार हैं कि वो संपत्ति का अपने आप को मालिक कहता है, तो वो वादोत्तर तो पेश करेगा ही करेगा, उसके साथ ही एक काउंटर क्लेम भी पेश करेगा और उसमें माननीय जज साहब से निवेदन करेगा कि ये जो जगह की स्वत्व घोषणा की मांग वादी के द्वारा की गई है, ये गलत की गई है और इस वादग्रस्त संपत्ति का मालिक मैं स्वयं भी हूँ। और वो उसके डॉक्यूमेंट्स और साक्ष्य सभी चीजें वो अदालत में पेश करेगा। जिस प्रकार से वादी के द्वारा वाद लड़ा जाता है, उसी प्रकार से प्रतिवादी का भी एक वाद पत्री होता है, जिसे प्रति दावा या काउंटर क्लेम कहते हैं। इसको एक ही वाद में प्रस्तुत करने से एक तो एक ही निर्णय में दोनों चीजों का डिसाइड माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। माननीय न्यायालय के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर और उसके काउंटर क्लेम को आधार बनाकर तनकीह तैयार की जाती है, जिसको वाद विषय और फैक्ट ऑफ इशू भी कहते हैं। और उसी पे माननीय न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया जाता है उन वाद विषयों पर और प्रकरण का निराकरण किया जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसे एविडेंस एक्ट के तहत वादी पर भी उतना ही रहता है उसके वाद को साबित करने का। इसी प्रकार से प्रतिवादी के जो प्रति दावा है उसको भी साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसे साबित करने का भार भी कहते हैं, ये एविडेंस एक्ट के तहत परिवर्तित भी होता रहता है। जैसे वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया तो वादी की जिम्मेदारी है कि उसका वाद साबित करे। प्रतिवादी के द्वारा काउंटर क्लेम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तो प्रतिवादी की जिम्मेदारी है कि वो उसके काउंटर क्लेम को माननीय न्यायालय के समक्ष साबित करे। यदि वो कहता है मालिक है, तो मालिक कैसे है ये उसकी जिम्मेदारी है। उसको किसी विपक्ष की कमजोरी का लाभ नहीं दिया जाएगा, चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, उनको अपना दावा स्वयं अदालत में साबित करना होगा। तो इस प्रकार से इसी के संबंध में मैंने कुछ रिटर्न और काफी रोचक जानकारी आपके लिए तैयार की है, जिसमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया है। प्रति दावे का परिचय और इसमें लिमिटेशन, समय सीमा आदि जानकारी मैंने इसमें आप लोगों के लिए तैयार की है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो मैंने अपलोड करके भी रखी है। और उसके संबंध में मैं आपको शीघ्र जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में भी बता देता हूं कि ये जो आदेश 8 है सर, ये आदेश 8 लिखित कथन, मुजरा और प्रति दावे से ही संबंधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं, जिसमें आदेश 8 जो है कि लिखित कथन, मुजरा और प्रति दावे से संबंधित है। और आदेश 8 नियम 1 के तहत लिखित कथन पेश किया जाता है। और इसमें सर जो बुक में समय सीमा दी गई है, आपको थोड़ा उस पर भी ध्यान दिला देता हूं मैं, जो मैंने और आसान भाषा में तैयार किया उस पर ले जाने से पहले। प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन उस समय तामील होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा, परंतु यह कि जब प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वह उसे ऐसी अन्य दिवस पर जो न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से निर्दिष्ट किया जाए, लेकिन जो समन की तामील के दिनांक से 90 दिन के बाद का नहीं होगा, उसे फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है।
ये समय सीमा है जो इसमें बताई गई है। और इसी प्रकार से जो मैंने आपको अभी काउंटर क्लेम के संबंध में बताया था, वो आदेश 8 नियम 6 का में है सर। काउंटर क्लेम बाय डिफेडेंट, ये सिविल प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट परिभाषित किया गया है। ए डिफेडेंट इन अ सूट में इन एडिशन ऑन हिज राइट ऑफ प्लीडिंग a set of under rule 6 set up by way of counter claim against the claim of the plaintiff any right of claim in respect of a cause of action occurring to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit but before the defendant has, ये इसमें सर परिभाषित किया गया है, जिसको मैं हिंदी में भी सर आपको पढ़ के बता देता हूं। वाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अभिवचन के अपने अधिकार के अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध प्रति दावे के रूप में किसी ऐसे अधिकार या दावे को जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी का वाद फाइल किए जाने के पूर्व या पश्चात किंतु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा प्रदत्त किए जाने के पूर्व अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत किए जाने से पहले परिदित किए जाने के लिए परिसीमित समय का अवसान हो जाने के पूर्व किसी वाद हेतु के बारे में प्रोद्भूत हुआ हो उठा सकेगा, चाहे ऐसा प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रूप में हो या नहीं। तो इस प्रकार से ये इसमें डेफिनेशन भी दी गई है और इसमें अलग अलग उपधाराओं में भी सर इसको बांटा गया है। जैसे 6 गा में प्रतिदावे का कथन किया जाना, 6 गा में प्रतिदावे का अपवर्जन, 6 गा में वाद के बंद कर दिए जाने का प्रभाव, ये सब मैंने जो रिटर्न में आपके लिए आसान शब्दों में ई बुक जो तैयार की है, मैं उसमें भी आपको पढ़ के सारी जानकारी सर दूंगा। 6 डा में प्रतिदावे का उत्तर देने में वादी का व्यतिक्रम क्या होगा, जहां 6 छा में जहां प्रति दावा सफल होता है वहां प्रतिवादी को अनुतोष, 6 छा में लिखित कथन से संबंधित नियमों का लागू होना, 7 में पृथक आधारों पर आधारित प्रतिरक्षा या मुजरा, और 8 में प्रतिरक्षा का नया आधार, 8 का में प्रतिवादी का उन दस्तावेजों को पेश करने का कर्तव्य जिनके आधार पर उसने अनुतोष का दावा किया है, और पश्चातवर्ती अभिवचन भी इसमें बताए गए हैं। मतलब प्रतिवादी का ये ड्यूटी है कि वो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को पेश करे जो उसने अपने प्लीडिंग में किए हैं। जैसे कि वो अपने आप को मालिक कहता है तो उसको स्वत्व से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पेश करना होंगे। जैसे कि वो रजिस्ट्री के आधार पर मालिक है तो रजिस्ट्री की प्रमाणित कॉपी, असल कॉपी, या उसको वसीयत के आधार पर मालिकाना हक मिला है, या गोदीनामे के आधार पर मिला है, या दान पत्र के आधार पर मिला है। मतलब किस आधार पे वो मालिक है, मालिक कह तो रहा है लेकिन उसका आधार क्या है मालिक होने का, ये उसको माननीय न्यायालय के समक्ष डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना होंगे। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी और एविडेंस भी उसको कराना होगी। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि मैं सर आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि यदि वादी के द्वारा न्यायालय में स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का जो दावा पेश किया गया, अब उसमें वादी स्वयं को वादग्रस्त संपत्ति का मालिक बता रहा है, लेकिन वादी के द्वारा उस संपत्ति के स्वत्व से संबंधित कोई भी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए। वो इस आधार पे केस जीतना चाहता है। कुछ एडवोकेट्स की ये भी ट्रिक होती है, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, लेकिन ये जो वादी और प्रतिवादी हैं, जैसे वादी ने स्वत्व घोषणा का दावा पेश किया और उसमें जो प्रतिवादी हैं, इन्हीं के बीच में एक अन्य प्रकरण रास्ते का भी चल रहा था। एक प्रैक्टिकली उदाहरण बता रहा हूं सर, आप मान के चलें कि मैंने इस केस में पैरवी की है आपको, मगर बतौर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके नॉलेज में स्पष्ट रूप से बैठ जाए कि जो दस्तावेज प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी के ऊपर बता रहा हूं मैं। अब इन्होंने जो पहले जो दावा रास्ते का जो इन दोनों के मध्य चला था, उस दावे में वादी अधिवक्ता के द्वारा ये जो स्वत्व घोषणा का दावा, इससे रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे गए और उनको उनके द्वारा जानकारी के अभाव में ये स्वीकारोक्ति दे दी गई कि हाँ वो फलाना व्यक्ति इस संपत्ति का मालिक था। अब इनके द्वारा उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाली गई और ये जो दावा था वाद स्वत्व घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा का, इसमें सर्टिफाइड कॉपी बयान के दौरान पेश की गई और उनको दिखा के पूछा गया कि देखें आपने पिछली कोर्ट में अदालत में जज साहब के सामने बयान दिए थे। हालांकि मेरे पक्षकार की ओर से उसका खंडन भी किया गया है कि वो दस्तावेज जो है कि जानकारी के अभाव में उनके द्वारा बयान कर दिए गए थे, लेकिन वादी का मुख्य जोर जो था वो इसी बात पे था कि सर देखिए इन्होंने स्वीकारोक्ति दी है दूसरे केस के बयान में, ये एडमिशन है उनकी, लेकिन उनके द्वारा उसकी स्वत्व घोषणा का कोई दस्तावेज ही पेश नहीं किया गया। जबकि वादी की जिम्मेदारी है कि यदि वो स्वत्व घोषणा का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करता है तो उससे रिलेटेड दस्तावेज वो पेश करें। उसके द्वारा ना खसरा पेश किया गया, ना B1 पेश किया गया, ना नक्शा पेश किया गया, ना नगर पालिका का कोई भवन प्रमाण पत्र पेश किया गया, ना कोई रजिस्ट्री पेश की गई।
जबकि इसी प्रकरण में मेरे पक्षकार की ओर से वादोत्तर के साथ काउंटर क्लेम भी पेश किया गया था और रजिस्टर्ड विक्रय विलेख भी पेश किया गया था जो उनके द्वारा जमीन खरीदी गई थी। जो हमने जो दावा किया, बतौर एग्जाम्पल सर आपको मैं मेरा खुद के प्रकरण का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये चीज आसानी से समझ में आ सके। बुक में तो सर उदाहरण लिखे हुए हैं बहुत से, और मैं बुक को आपको पढ़ के भी बताऊंगा, और मैंने शार्ट और आसान भाषा में आपके लिए तैयार भी किया। लेकिन ये एक जीवंत उदाहरण होते हैं सर, जो हम स्वयं जिसको फेस करते हैं, जो हम स्वयं केस लड़ते हैं। तो उसमें हमारे द्वारा जो काउंटर क्लेम किया गया तो उसमें हमने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पेश किया, लेकिन उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। वो खाली यही चाहते हैं कि इन्होंने उस दूसरे प्रकरण में ये स्वीकारोक्ति दी थी कि फलाना व्यक्ति जगह का मालिक है, तो सर आप मालिक मान लें। ये जज साहब से उनका निवेदन था कि इनकी स्वीकारोक्ति है, आप मान लें और हमारे पक्ष में फैसला दे दें। जबकि वादी को स्वयं अपना वाद साबित करना होगा और वो किसी की स्वीकारोक्ति के आधार पर कभी डिसीजन प्राप्त नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल मैं एक और दे देता हूं आपको कि यदि गवर्नमेंट की कोई जमीन रिक्त पड़ी हुई है, वादी ने उस पर दावा कर दिया और प्रतिवादी एक थर्ड पार्टी को बना लिया और प्रतिवादी ने स्वीकारोक्ति दे दी कि हाँ ये वादी की जमीन है, और वादी ने उस पर कोई डॉक्यूमेंट्स भी पेश नहीं किए स्वत्व घोषणा के, जबकि वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में शासकीय जमीन है। तो भला ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा बिगर दस्तावेज के अभाव में किसी की भी जगह का किसी को मालिक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मालिक तो थर्ड पार्टी है, गवर्नमेंट है, शासकीय जमीन है। लेकिन ये वादी और प्रतिवादी आपस में मिली भगत करके अगर स्वीकारोक्ति कर लेते हैं तो भी वो जगह के मालिक नहीं बन सकते। इसी प्रकार से जो मेरे वाले प्रकरण का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वादी जिस जगह का मालिक होना चाहता था उसके स्वत्व घोषणा के कोई दस्तावेज उसके द्वारा नहीं पेश किए गए थे, तो प्रतिवादी के द्वारा भूलवश जो जानकारी के अभाव में उसने स्वीकारोक्ति दे दी थी उसके आधार पर वो डिसीजन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो आइए सर अब हम वो सरल और आसान भाषा में जो मैंने एक लेख आपके लिए तैयार किया, उसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने उसमें तैयार की हैं और काफी सरल और आसान भाषा में है कि काउंटर क्लेम आखिर होता क्या है, प्रति दावा होता क्या है। ये एक अक्सर हमारे मन में प्रश्न पैदा होता है, चाहे नए एडवोकेट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या सिविल जज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश मैंने किया है। तो आइए सर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और उन महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा और एक नई सोच आपके मन मस्तिष्क में पैदा होगी जो आपकी समस्याओं को दूर करके कानून के लिए एक नई जागृति पैदा करेगी। तो आइए सर हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ई बुक शीर्षक सीपीसी आदेश 8 नियम 6 का के तहत प्रति दावा एक व्यापक मार्गदर्शिका। इसमें जो है कि प्रारंभ में जो है कि डिस्क्लेमर भी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और परिचय भी है इसमें, और अब हम सीधे प्रति दावे पे आ जाते हैं सर। प्रति दावा क्या है? व्हाट इज काउंटर क्लेम? प्रति दावा वह दावा है जो प्रतिवादी द्वारा वादी के खिलाफ एक मुकदमे में किया जाता है। इसे एक अलग मुकदमे के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे उसी प्रक्रिया में निपटाया जाता है, एक साथ ही डिसीजन होता है दोनों का। यह प्रतिवादी को केवल वादी के दावे का बचाव करने के बजाय उनके खिलाफ राहत प्रदान करने में भी सक्षम बनाता है। मतलब वादोत्तर में तो सिर्फ वो उसको डिनाई करता है, उसमें वो कोई घोषणा नहीं मांग सकता कि ये वादी का दावा झूठा है और वादी ने गलत आधारों पर पेश किया है, इस प्रकार से वो वादोत्तर में करता है। लेकिन काउंटर क्लेम में वो माननीय न्यायालय से सहायता भी मांग सकता है, जिस प्रकार से वादी के द्वारा जो सहायताएं मांगी गई हैं इसी प्रकार से प्रतिवादी भी काउंटर क्लेम में वो सहायता मांग सकता है और दोनों का निराकरण माननीय न्यायालय के द्वारा एक ही साथ किया जाता है। अब इसमें सर हम आगे बढ़ते हैं। कानूनी आधार सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 का के तहत क्या होंगे? इसमें सीपीसी का आदेश 8 नियम 6 का प्रति दावा को नियंत्रित करता है। इसमें कहा गया है प्रति दावा का दाखिला। प्रतिवादी अपने लिखित बयान के अतिरिक्त वादी के खिलाफ प्रति दावा दाखिल कर सकता है जो प्रतिवादी के बचाव प्रस्तुत करने से पहले या बचाव प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने के पहले उत्पन्न हुआ हो। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि प्रतिवादी के बचाव प्रस्तुत करने से पहले या बचाव प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने के पहले उत्पन्न हुआ हो, ये काउंटर क्लेम दाखिल कर सकता है न्यायालय के समक्ष। प्रति दावे का प्रभाव क्या होगा सर, हम ये भी समझ लेते हैं। प्रति दावे का प्रभाव एक क्रॉस सूट के समान होता है।
और न्यायालय मूल दावा और प्रति दावा दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय दे सकता है और एक ही डिसीजन में दोनों का निर्णय किया जाएगा। अलग सुनवाई यदि आवश्यक हो तो न्यायालय प्रति दावे के लिए अलग सुनवाई का आदेश दे सकता है। ये एक रियर कंडीशन में होता है, वैसे 100% और 99% एक साथ ही उसका निराकरण होता है। प्रति दावे से संबंधित प्रमुख प्रावधान आदेश 8 नियम 6A। प्रति दावा काउंटर क्लेम मतलब उसी लेन देन से उत्पन्न होना चाहिए जिसमें मूल वाद संबंधित है। नंबर दूसरा है प्रति दावा केवल वादी या मुकदमे के पहले से शामिल किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है। नंबर 2 है सर इसमें आदेश 8 नियम 6B में प्रतिवादी को लिखित बयान में प्रति दावा उसके कारण का उल्लेख करना होगा। वाद कारण उसी प्रकार से दर्शाना होगा जिस प्रकार से वादी के द्वारा वाद कारण दर्शाया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है सर कि वाद कारण भी इसमें दर्शाया जाएगा, कोर्ट फीस भी जमा की जाएगी और सहायता राशि भी सब कुछ उसी प्रकार से इसमें मांगी जाएगी जिस प्रकार से वादी के द्वारा उसके वाद पत्र में जो नियम लागू होते हैं करी गई है। यदि वो स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करता है प्रतिवादी काउंटर क्लेम में, तो उसे स्वत्व घोषणा की न्याय शुल्क भी अदालत में जमा करना होगी, स्थायी निषेधाज्ञा की भी जमा करना होगी और वाद कारण भी लिखना होगा कि आखिर उसके लिए वाद कारण कब पैदा हुआ काउंटर क्लेम पेश करने के लिए। वाद कारण अगर आपने सही नहीं लिखा या गलत लिखा तो इसके अभाव में भी वाद खारिज किया जा सकता है और ये आपको सारे ग्राउंड उसमें लिखना होंगे काउंटर क्लेम में। जिस प्रकार से वादी जिस जगह का दावा करता है उसी प्रकार से यदि आप भी उसके मालिक हैं तो आपको भी ये साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। बर्डन ऑफ प्रूफ एविडेंस एक्ट आप इसमें महत्वपूर्ण एक धारा है 101, 102, 103, 104 में बताया गया है कि साबित करने का भार जो न्यायालय से कहता है कि इसका मैं मालिक हूं तो ये जिम्मेदारी उसी की होती है कि वो साबित करे। आइए सर आगे बढ़ते हैं। आदेश 8 नियम 6D यदि वाद खारिज कर दिया जाता है तो प्रति दावा अप्रभावित रहता है और एक अलग वाद के रूप में जारी रहता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है सर कि यदि किसी कारणवश वादी ने जो वाद पत्र पेश किया है वो न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया तो भी इसी दशा में आपका काउंटर क्लेम जारी रहेगा और उसमें न्यायालय द्वारा डिसीजन दिया जाएगा। मतलब हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर वादी के द्वारा जो वाद पत्र ही अगर न्यायालय ने खारिज कर दिया तो हमारा काउंटर क्लेम भी खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसके वाद पत्र की सूचना हमें मिली, उसी में हमने वादोत्तर पेश किया और उसी में हमने काउंटर क्लेम पेश किया। जब मूल वादी खारिज हो गया तो काउंटर क्लेम भी खारिज हो जाएगा। एक अमूमन आम धारणा, एक आम सोच ये पैदा होती है, अक्सर एडवोकेट्स के मन में भी पैदा होती है। जो इस प्रकार के प्रकरण लड़ते हैं वो एडवोकेट्स तो इस बात को जानते हैं, लेकिन अक्सर नए एडवोकेट्स के मन में भी ये बात पैदा होती है। तो मैं सर आपको बता दूं कि यदि वाद पत्र खारिज भी कर दिया जाता है किसी कारणवश तो काउंटर क्लेम जारी रहता है और प्रतिवादी के द्वारा उसको पूरा साबित करने का मौका दिया जाता है, उसकी एविडेंस ली जाती है और विधि अनुसार पूरे गुण दोषों के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें डिसीजन दिया जाता है। आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। आदेश 8 नियम 6D लिखित बयानों पर लागू नियम प्रति दावे पर भी लागू होते हैं। इसमें कुछ उदाहरण लिए हैं सर, व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको बता दूं। ए ने बी के खिलाफ अनुबंध के उल्लंघन के लिए INR 5 लाख की क्षतिपूर्ति का दावा किया। बी ने ए के खिलाफ प्रति दावा दाखिल किया, यह आरोप लगाते हुए कि ए के उल्लंघन के कारण बी को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। परिणामतः न्यायालय दोनों दावों का एक ही वाद में निपटारा करता है। यदि बी का प्रति दावा सिद्ध होता है तो उन्हें क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। जैसे उसने 3 लाख की क्षतिपूर्ति की मांग की थी तो वो न्यायालय एक ही दावे में दोनों डिसीजन दे सकता है। तो एक बेहतरीन उदाहरण मैंने आपको काउंटर क्लेम का समझाया। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं सर। एक्स ने वाई के खिलाफ संपत्ति पर कब्जे के लिए वाद दायर किया। वाई ने पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर उसी संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करते प्रति दावा दाखिल किया। मतलब एक्स ने जो दावा किया था तो वाई ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर उस पर काउंटर क्लेम किया। परिणाम था न्यायालय दोनों दावों की जांच करता है और साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व निर्धारित करता है। अब न्यायालय दोनों को सुनेगा, एविडेंस देखेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा और उस पर डिसीजन देगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के संबंध में भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रति दावा उसी समय दाखिल किया जाना चाहिए जब लिखित बयान दाखिल किया जा रहा हो, लिखित स्टेटमेंट दाखिल किया जा रहा हो। यदि प्रति दावा बचाव के बाद दाखिल किया जाता है तो इसे न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रति दावा दाखिल किया जा सकता है भले ही कारण वाद दाखिल होने के बाद उत्पन्न हुआ हो, लेकिन यह प्रतिवादी के लिखित बयान दाखिल करने से पहले होना चाहिए।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रति दावा दाखिल किया जा सकता है, भले ही कारण वाद दाखिल करने के बाद उत्पन्न हुआ हो, लेकिन यह प्रतिवादी के लिखित बयान दाखिल करने से पहले होना चाहिए। तो इसमें सर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यायालय की अनुमति सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी रीजन होंगे तो उन रीजनों के आधार पर माननीय न्यायालय आपको अनुमति देगा और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा। न्यायालय गुण दोषों के आधार पर फैसला करेगा। प्रति दावे के सर हम लाभ देख लेते हैं इसमें। प्रति दावे के लाभ: दक्षता, एक ही प्रक्रिया में विवादों का समाधान। नंबर 2 है लागत प्रभावशीलता, दोनों पक्षों के लिए लागत की बचत है। नंबर 3 है न्यायिक अर्थव्यवस्था, न्यायालयों पर बोझ कम करता है। मतलब उसी से रिलेटेड दो दावे अगर चल रहे होंगे तो अत्यधिक जो है कि न्यायालय पे वर्क का लोड भी बढ़ता है और दोनों पक्षकारों को परेशानी भी होती है। वादों की बाहुल्यता बढ़ने से भी रुकती है। इस प्रकार से ये इसके बेनिफिट्स हैं। और भी बेनिफिट्स हैं सर इसमें। प्रति दावा दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रति दावा दाखिल करने की जो प्रक्रिया है सर उसमें उसमें शुरुआत में आप प्रति दावे का मसौदा तैयार करें जिसमें कारण, तथ्य और मांगी गई राहत शामिल हो। नंबर 1 हो गया। सहायक दस्तावेज साक्ष्य संलग्न करें, मतलब एक एविडेंस की सूची बनेगी, उसके साथ आपको लगाना पड़ेगी और दस्तावेज की सूची भी बनेगी जो आप उसके साथ पेश करेंगे, जिसके आधार पर आप अपना काउंटर क्लेम माननीय न्यायालय से चाहते हैं। प्रति दावा लिखित बयान के साथ या निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल करें। प्रति दावे के एक प्रतिवादी को दें। सुनवाई में भाग लें और प्रति दावे के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करें। चुनौतियां और सीमाएं भी हैं सर इसमें। प्रति दावे का अस्वीकरणीयता, यदि यह मूल वाद से असंबंधित है। अलग और नंबर 2 है अलग सुनवाई, यदि न्यायालय अलग प्रक्रिया का आदेश देता है तो देरी हो सकती है। साक्ष्य का भार, प्रति दावा को साबित करने का भार प्रतिवादी पर होता है। इसमें सर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। क्या लिखित प्रश्न नंबर 1 है, क्या लिखित बयान के बाद प्रति दावा दाखिल किया जा सकता है? उत्तर हाँ, न्यायालय की अनुमति के साथ। जैसा कि एक प्रकरण का भी हवाला इसमें दिया है सर, 1987 का है। प्रश्न नंबर 2 है यदि मूल वाद खारिज हो जाता है तो क्या होता है? इसका जवाब यह है सर, उत्तर कि प्रति दावा आदेश 8 नियम 6D के तहत स्वतंत्र रूप से एक अलग वाद के रूप में जारी रहता है। क्या प्रति दावा में तीसरे पक्ष को शामिल किया जा सकता है? नहीं, प्रति दावा केवल वादी या मुकदमे में पहले से ही शामिल अन्य पक्षों के खिलाफ हो सकता है। तो ये इसमें सर जो संपूर्ण जानकारी है, ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये एक मैंने जो वीडियो में जानकारी आपको दी है सारी जानकारी इस ई बुक के अंदर भी लिखी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस ई बुक को स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूं सर। ये आ चुके हैं सर। इस ई बुक का शीर्षक है सीपीसी आदेश 8 नियम 6 का के तहत प्रति दावा एक व्यापक मार्गदर्शिका। ये ओनली फॉर एक ही धारा के विश्लेषण पे मैंने ई बुक तैयार की है, आदेश 8 नियम 6 का। और जो बुक है इसके अंदर से मैंने आपको पढ़ के भी सर बता दिया है वीडियो के अंदर, आदेश 8 नियम 6 का। और उसी से रिलेटेड आसान भाषा में मैंने लिख के एक ई बुक भी तैयार की है। मेरे कई व्यूवर्स अक्सर मुझसे इस बारे में सवाल करते हैं कि सर जो जानकारी आपके द्वारा वीडियो में दी गई है उसे आप हमें लिखित में भी तैयार करें। तो उन सभी लोगों की समस्या का मैंने समाधान कर दिया है। वैसे काफी लोगों के द्वारा मेरी ई बुक परचेस की जा रही है और काफी लोग मेरी ई बुक को पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक विशेष टॉपिक को चुन के ही उस पर अधिकतम जानकारी देता हूँ। क्योंकि कानून एक समंदर है, उस समंदर में से हमें मोतियां छांट कर लाना है। अब आप समझ सकते हैं सर कि अगर हम सारे लॉ को देखेंगे तो कितने लॉ हैं, हम घूम जाएंगे, हम खो जाएंगे। हमारे सामने जो टॉपिक और समस्या आती हैं उन मोतियों को चुन के मैं लाता हूं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। हर टॉपिक पे स्पेसिफिक लॉ के तहत डिटेल के साथ मैं एक ई बुक बना देता हूं और जिन व्यूअर्स को उसकी आवश्यकता महसूस होती है वो उसको परचेस कर सकते हैं। इसकी भी ई बुक मैं बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। वहां से आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन पे पहुंच जाएंगे। वहां से आप इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। 99 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है ई बुक जो आपको साफ दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से सर मैंने आज आपको आदेश 8 नियम 6 का काउंटर क्लेम, जिसको प्रति दावा भी कहते हैं, उसके बारे में संपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है।
और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।